प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज जुडिशल कमीशन का बहुत अहम इजलास हुआ है जिसमें लाहौर हाईकोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी दी गई है। नाम हमारे सामने आ चुके हैं, उस पर तबसरे भी हो रहे हैं और उन जजेस के बारे में अगरचे पिछले 2-3 दिन से मीडिया में नाम गर्दिश कर रहे थे, कमोबेश यही नाम थे जिनके बारे में कयास किया जा रहा था कि इनका ही तकर्रुर होगा लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल जजेस के तौर पर, और तकरीबन वही नाम हमारे सामने आए हैं। दूसरी तरफ ये इस्तदा बार बार की जा रही थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की जानिब से भी, और सुप्रीम कोर्ट में भी खत लिखा गया था कि जुडिशल कमीशन का इजलास होने से रोका जाए जब तक कि 26वीं आईनी तरमीम का केस डिसाइड ना हो जाए। ये जस्टिस मंसूर साहब ने खत लिखा था, और इसी तरह से जो हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा था और कहा था कि जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाया जाए, इसको डिले कर दिया जाए, मौखर कर दिया जाए तब तक जब तक ये मामला हल ना हो जाए। और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियोरिटी का मामला है वो अभी उसी तरह से ज़ेर बहस है, या वो मामला अभी हल नहीं हुआ। एक रिप्रेजेंटेशन दायर की गई है और वो उस पर शायद कल गौर करेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये जो एक जजेस के दरमियान तनाव मौजूद है, इसको तहरीक इंसाफ किस तरह से देख रही है, और वकला का जो एहतजाज हो रहा है ये क्या रंग ले सकता है, इस पर हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मुल्क के मायनाज वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपको खुश आमदीद। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो 9 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी दी गई है जुडिशल कमीशन के इजलास में, अब एक इस्तदा ये की जा रही थी बार बार कि ये जुडिशल कमीशन का इजलास होना ही नहीं चाहिए क्योंकि 26वीं तरमीम समेत कई इश्यूज जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है। आप सबसे पहले तो आज इस इजलास के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम की हमने मुखालफत की थी। अब भी हम समझते हैं कि ये तरमीम अदलिया पर एक हमला है। इसने पाकिस्तान की अदलिया को मगलूब कर दिया है। आज़ाद अदलिया का तसव्वुर जो है वो हमसे दूर हो गया है। तो वो हमारी पोजीशन अपनी जगह कायम है, लेकिन अब कागज़ पर तो एक तरमीम मौजूद है और उस तरमीम के तहत ही मुल्क को चलाया जा रहा है। तो ये एक मामूल का इजलास था, इसमें वही हुआ जो होना था। इस वक्त हुकूमत के जो मुक़तदरा है उनके मंजूर नज़र लोग जो हैं वो जज बन रहे हैं, और जिन लोगों को ख़तरा समझा जाता है या जिन लोगों को बहुत आज़ाद मंश समझा जाता है वो जज नहीं बन रहे। तो यही कुछ आज भी हुआ। ठीक है, कुछ लोग इसमें अच्छे हैं जो कानून भी जानते हैं, लेकिन क्या वो जाबिर के आगे कलमा हक कहने की ताकत रखते हैं, ये वक्त बताएगा। इस वक्त तो चुन चुन के उन लोगों को बाहर किया जा रहा है जिनके हवाले से ये खदशा है कि शायद वो सच के लिए, हक के लिए खड़े ना हो जाएं, शायद वो जबर के निज़ाम को ख़तरा ना हो। उन लोगों को हरगिज़ जज नहीं बनाया जा रहा। बाकी जो बन रहे हैं वो उम्मीद हम करते हैं कि कुछ अच्छा काम करेंगे। जो उनसे तवक्कुआत वाबस्ता की हैं मुक़तदरा ने या हुकूमत ने, उन पे वो पूरा ना उतरें तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो गैर जानिबदारी से और आज़ाद मंशी से फैसले करें तो तारीख़ में सुर्खरू होंगे। आपने जैसे कि सलमान साहब कहा कि जो कुछ काबिल जजेस भी हैं, लोग भी हैं जिनको आज जज बनाया गया है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक आसमा जहांगीर ग्रुप से है। एक इल्ज़ाम यह लगाया जा रहा है ख़ुद जो तारड़ साहब के पार्टनर हैं, फर्म पार्टनर हैं, उनको भी जज बना दिया गया है। फिर खालिद रांझा साहब के सन इन लॉ भी हैं। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त लॉ अफसरान हैं पंजाब हुकूमत में के तहत इस अदालत के लिए। तो आप मजमूई तौर पर फिर कैसे वैल्यूएट करेंगे कि ये क्या आज़म नज़ीर तारड़ साहब की स्वाबदीद पर, क्योंकि अगर आसमा जहांगीर ग्रुप से हैं जो कि आज़म तारड़ साहब और एहसन बून साहब का इन्फ्लुएंस है जिसके ऊपर, तो इसको फिर कैसे वैल्यूएट किया जा सकता है इन नामों को? नहीं, मैंने अर्ज कर दिया ना जी कि कुछ लोग कानून जानते हैं, लेकिन ये तो मयार नहीं था बज़ाहिर तकर्री का। मयार तो यही था कि कौन कितना वफादार रहेगा, कौन कितना खामोश रहेगा। तो वो उस तवक्को की बुनियाद पे आजकल तैनातियाँ हो रही हैं हर सतह पे। तो इसी तरह की तैनाती ये भी है। मैंने इसीलिए उम्मीद जाहिर की ना कि शायद ये उम्मीदों पर पूरा ना उतरें तो मुल्क के लिए अच्छा होगा। तारीख़ में इनका नाम अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा। हम दुआ करते हैं कि ये आज़ादाना फैसले करें, आज़ाद मंशी का मुजाहरा करें। इनको मुकर्रर तो इस वजह से नहीं किया गया, लेकिन बहुत लोग हैं, तारीख़ हमें बताती है
कि जज बन जाते हैं, कई दफ़ा जज बनने के बाद वाक़ियतन वो आज़ादाना फैसले करना शुरू कर देते हैं। तो यही मेरी दुआ है इन तमाम जज साहिबान के लिए भी। सही है सर, ये बताइए इस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो डिबेट चल रही है वो ये है कि जब दूसरी अदालतों से ट्रांसफ़र होकर जजेस आएंगे आर्टिकल 200 के तहत, तो क्या उनके लिए नया हल्फ लेना ज़रूरी होगा? आपकी राय इस पर क्या है? देखिए, इस पे बहस तो की जा सकती है। मुझे कोई वाज़े मतन में तो चीज़ नज़र नहीं आती जो तकाजा करती हो कि नया हल्फ लिया जाए। इनको ट्रांसफ़र करके लाया ही इसलिए गया है कि उनको सीनियरिटी दी जा सके उस तारीख से जब वो अपने आबाई हाई कोर्ट में मुकर्रर हुए थे। वरना तो 4 आसामियां थीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ चारों सूबों से जज आ सकते थे अगर मकसद यही होता कि सूबों को नुमाइंदगी देना है। लेकिन वो जज साहिबान फिर जूनियर मोस्ट होते। इनको तबादले के लिए लाए इसलिए हैं कि इनको सीनियर गर्दाना जाए और उस बुनियाद पे इनमें से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इस बहस का भी कोई ख़ास फ़ायदा होगा उन लोगों को जो इन तबादलों से या इस ट्रांसफ़र से नाला हैं। ट्रांसफ़र एक हो गई है, आइन में बज़ाहिर एक शिक मौजूद है, उसमें हल्फ की बज़ाहिर ज़रूरत नज़र नहीं आती। ये बहस चलती रहेगी लेकिन मुझे कोई नतीजा इसका अच्छा नज़र नहीं आता। आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस से इत्तेफाक नहीं करते कि अगर ट्रांसफ़र होकर आप आएंगे तो नया हल्फ लेना पड़ेगा नई अदालत के लिए? देखिए, मैं इख्तलाफ भी नहीं करता। मैं कह रहा हूँ ये बहस तलब ज़रूर है लेकिन कोई वाज़े बात नहीं है। इस पे बहस हो सकती है। आप आर्टिकल 200 का जब मतन पढ़ते हैं तो उसमें बज़ाहिर कोई नए हल्फ की बात नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें होती हैं जो तशरीह के ज़रिए सामने आती हैं। हमारे अदालती फैसले इसी तरह लिखे जाते हैं, तो ये बहस होने दें। मैंने ये अर्ज़ किया कि मुझे सरे दस्त आर्टिकल 200 में नए हल्फ की ज़रूरत नज़र नहीं आती, लेकिन ये बहस तलब मामला है। बिल्कुल सही है। तो इसमें सलमान राय साहब, जैसे कि सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से उस दिन, जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे थे कि ये मामला हमारे पास आएगा, हम इसको टेकअप करेंगे और फिर हम देखेंगे कि सीनियरिटी का मामला कैसे सेटल करना है इस सिचुएशन में, तो फिर आप समझते हैं कि ये सीनियरिटी लिस्ट जारी नहीं होनी चाहिए थी अनटिल अनलेस के, या बहस तलब मामला आप कह रहे हैं कि इस पर बहस होकर किसी नतीजे पर पहुंचा जाता पहले? देखिए, नतीजे पे तो पहुंच ही गए हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अगर उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी है, इसका मतलब है वो अपने जहन में वाज़े हैं कि कौन सीनियर है कौन सीनियर नहीं है, और वो इस राय पे पहुंचे हैं कि जो ट्रांसफ़र होकर जज साहिबान आए हैं वो अपनी उस तारीख से उनकी सीनियरिटी गिनी जाएगी जब वो लाहौर या सिंध या बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुकर्रर हुए थे। तो वो तो अपनी राय दे चुके हैं इस सीनियरिटी लिस्ट की इशाअत के ज़रिए। तो इसमें से जो रिप्रेजेंटेशन दायर हुई है उसमें क्या रीजनिंग देनी पड़ेगी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि क्यों उन्होंने किस बुनियाद पर यह सीनियरिटी बनाई है? रीजनिंग देनी पड़ेगी? जी, देनी पड़ेगी, जाहिर है, दे देंगे। 2-4 लाइनों की रीजनिंग तो वो लिख देंगे ना, और यही लिखेंगे वो कि मुझे आर्टिकल 200 में नए हल्फ की कोई ज़रूरत नज़र नहीं आई। बिल्कुल ठीक है सर। एक और मामला चल रहा है, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का मामला। 26वीं तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने कंटिन्यू कर रखा है और 2 मेंबर्स ने भी जिनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। अब तहरीक इंसाफ भी नाम ढूंढ रही है। ये आपके ख्याल में, यानी एक हमारे जहन में सवाल ये उठता है कि ये कब तक जारी रह सकता है टेन्योर? अगर फर्ज कीजिए कि अगले 6 माह में या 8 माह में कोई इलेक्शन आ जाते हैं, तो क्या मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही अगले इलेक्शन करवाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात होगी, बिल्कुल आइन के खिलाफ बात होगी। ज़रूरी है ये कि वज़ीर आज़म साहब भी नाम दें, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नाम दें, स्पीकर साहब 12 रुकनी कमेटी बनाएं। 15 जनवरी से उमर अयूब साहब ने बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन ख़त लिखा हुआ है स्पीकर साहब को कि वो 12 रुकनी कमेटी
आइन का तकाजा है वो कायम करें। उसमें 6 मेंबर हुकूमत से आने हैं, 6 अपोजिशन से आने हैं, और फिर वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इत्तफाक राय से 3 नाम भेजने हैं, या अगर इत्तफाक राय नहीं होता तो दोनों ने 3-3 नाम भेजने हैं, और इस कमीशन ने फिर उन 3 नामों में से एक को मुकर्रर करना है। तो ये मामला इस तरह नहीं चल सकता कि आप कुछ भी ना करें, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। सलमान साहब, इससे पहले जो इत्तेहाद बना हुआ है, जिसको आपने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नाम भी दे रखा है, वो खातिर खा अंदाज में काम नहीं कर सका, वो असर साबित नहीं हो सका आपके जद्दोजहद के लिए। उसकी क्या वजूहत है, उसको एनालाइज आप कैसे करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम अब आगे बढ़ेंगे, एक वक्त आ रहा है, हर चीज अपने वक्त से होती है। इसमें हम दीगर लोगों को अब हम दावत दे रहे हैं। मारंग बलोच से हम मिलेंगे, मंजूर पश्तीन से मिलेंगे, सिंध में हम तमाम लोगों से मिलेंगे, GDA से मिलेंगे, पीर साहब पगाड़ा से मिलेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। तो ये तमाम मुलाकातें जो हैं, इनका नतीजा सामने आएगा। अब हम एक अज़म के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। और एक देखें, शायद चंद माह कबल लोगों को ये एहसास नहीं था कि इस मुल्क के साथ क्या हो गया। जो 8-9 फरवरी के बाद हुआ है वो इस मुल्क के बदतरीन सानियों में से एक है। अब मैं समझता हूँ वो लोग जो एक तरह से साइट पे बैठे हुए थे, वो भी अपने आप को मजबूर तस्वुर कर रहे हैं। माशरे में भी ये बेचैनी बढ़ती जा रही है कि अब हमें सबको मिलकर कुछ करना है। तो ये कुछ करने की जो ख्वाहिश है, ये बहुत ही मैं समझता हूँ तामीरी ख्वाहिश है, और इसकी बुनियाद पर हम आगे बढ़ेंगे। और आप देखेंगे माशरा हमारा साथ देगा, माशरा हमारे साथ है। पहले ही 90% लोग जो हैं उन्होंने जिस तरह वोट डाला 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, और दीगर जमातें हमारे साथ हैं। तो ये 16 जमातों वाली जो 16 सीटों वाली जो जमात इस वक्त हुकूमत बनाए बैठी है, वो नहीं सह सकेगी इस अवामी इत्तेहाद को। तो ये अवामी इत्तेहाद जो अलायंस है, इत्तेहाद है, सलमान रज़ा साहब, ये PTI लेड अलायंस है या JUI इसको लीड कर रही होगी? नहीं, देखें, जाहिर है PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, हमारा एक मरकजी रोल होगा। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इस वक्त ऐसी कोई बात है कि इस इत्तेहाद का कोई एक वाज़ेह लीडर होगा। सब लोग इसमें अपनी अपनी जमातों के साथ, अपने अपने तशख़्ख़ुस के साथ शामिल होंगे, और एक नुक्ते पे हम मुत्तहिद होकर बात करेंगे कि मुल्क में जमहूरियत को मौका दो, आइन को मौका दो। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कोई रहबर हो या एक कोई सरबराह हो। हम सब इसमें इकट्ठे काम करेंगे। तंजीमी मामलात के लिए हो सकता है कोई कन्वीनर हो, कोई राब्ते के लिए पहल करने का काम करे, लेकिन ये एक इत्तेहाद होगा जिसमें तमाम जमातें अपना जो उनका वेट है, जो उनका हुजूम है पाकिस्तान की सियासत में, उसके हवाले से हिस्सा डालेंगी। आपकी इस एहतजाज को ख्वाजा आसिफ साहब चैंपियंस ट्रॉफी से मिला के देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस को छीनने की कोशिश है जो PTI कर रही है, और वो एजेंडे पर है। तो आपका एहतजाज और फिर आइंदा दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी आने जा रही है, सिर्फ 8 की एक्टिविटी है, क्योंकि उसके बाद तो फिर 20-25 नहीं, देखिए, हम फैसले अपने करते रहेंगे, और हम कोई ऐसा इरादा नहीं रखते कि हम किसी मखसूस इवेंट को डिस्टर्ब करें, ख़राब करें। जो आवाज़ बुलंद करने का अमल है, ये एक मुसलसल अमल है। हम मुसलसल अपनी बात करते रहेंगे, आइन की बात, कानून की बात। तो इसको वो लोग जो खुद एक आवाज़े के जरिए आकर एक कुर्सी पे बैठ गए हैं, कुछ तो उन्होंने कहना है ना, वो उनको कहने दें। हमारा कोई मकसद नहीं है, ना हमारा कोई इरादा है किसी किस्म की अफरा तफरी पैदा करने का। सलमान साहब, आपकी मुसलसल इमरान खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं। इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने एक खत लिखा था 2 दिन पहले, जो बहुत ज़ेर बहस रहा, जिसका नून लीग मजाक भी उड़ा रही है कि इसका कोई जवाब नहीं आया। इरफान सिद्दीकी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जवाब तो छोड़िए, रसीद तक नहीं आई। तो इस खत का बुनियादी तौर पर मकसद क्या था, और ये खत क्या कोई खुला खत था या खत कोई पोस्ट भी किया गया है? क्योंकि जेल इंतजामिया कह रही है कि ऐसा खत लिखना मुमकिन ही नहीं है जेल से। तो
नहीं, ये एक खुला खत है, ये पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी है। इसको बिल्कुल वसूल करने वालों ने वसूल कर लिया है। उनके जहन पे भी इसका जो असर है हुआ है, उनकी जुबान पे भी हुआ है, बदहवासी उनके चेहरों पे आया है। खान साहब ने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है ना कि पाकिस्तान की फौज मेरी फौज है, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के अवाम की फौज है, इसकी इज्जत और तकरीम हमें अजीज है। हम नहीं चाहते कि ये फौज ऐसा कोई काम करे या मजीद कोई ऐसा काम करे जिससे खलीज पैदा हो पाकिस्तान के अवाम और इस हमारी फौज के दरमियान। तो इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने फौज को दावत दी है कि जो उसका किरदार है आइन के मुताबिक उस पर अमल करे। तो यहां ना कोई एनआरओ मांगा है, ना कोई आसाइश मांगी है। एक स्टेट्समैन की हैसियत में उन्होंने एक मशवरा दिया है, एक रास्ता दिखाया है, और ये रास्ता दिखाना, मशवरा देना उनका फर्ज बनता है। वो इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर हैं। इस मुल्क पर इस वक्त जलगार का आलम है, आइन कानून धज्जियां उड़ चुकी हैं, शराफत की धज्जियां उड़ चुकी हैं। तो ऐसे में ये कहना कि मत करो, ये फर्ज बनता है हर उस शख्स का जो मुहिब्बे वतन है, जो जी शऊर है। इमरान खान ने यही बात की है और इसके लिए कोई उनको रसीदी लिफाफा नहीं चाहिए था। इरफान सिद्दीकी साहब को शौक है रसीदें इकट्ठी करने का, तो वो उनको भेज देंगे। लेकिन ये बात पहुंच चुकी है पाकिस्तान के अवाम तक और उन तक जिन तक इसको पहुंचाना मकसूद था। सलमान साहब, अब इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन की बहुत सी जमातें या तकरीबन सभी जमातें आपकी अब हम आवाज हो गई हैं, लेकिन महज हम आवाज होने से मंजिल नहीं मिल सकती या वो नतीजा खेज नहीं हो सकता जो आपकी डिमांड्स हैं। तो आपकी इसके लिए या सड़क गर्म करनी पड़ेगी, कोई बड़ी तहरीक चलानी पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म शेयर करना पड़ेगा। अभी मौलाना फजल रहमान तैयार नजर नहीं आते कि वो आपके साथ कोई प्लेटफॉर्म शेयर करें। फिर महज हम आवाज होना या आपके लिए कैसे सूदमंद साबित हो सकता है? देखिए, तो डिपेंड करते हैं ना कि आप ढूंढ क्या रहे हैं जिंदगी में। सूदमंद आप किसको कहते हैं? इमरान खान अब वजारत उज़्मा के तालिब नहीं है। हुकूमत बहुत छोटी चीज है हमारे लिए। हम पाकिस्तान को दुरुस्त करने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान में इदारों को उनके आईनी हुदूद में हम बंद करें। वो सब कुछ होगा, आप देखेंगे। सड़क भी गर्म होगी जब गर्म होना होगा, कौम उठेगी जब कौम ने उठना होगा। तारीख अपना रास्ता खुद निकालती है, तारीख मोड़ मुड़ती है, करवट बदलती है, ये सब कुछ होता है। इसलिए बेचैनी में ना पड़िए। हमारा मकसद और हमारा लाए अमल बहुत वाज़ेह है। हम किसी एक दो महीने की के खेल में नहीं है मुलव्विस। हम पाकिस्तान के तारीखी अमल का हिस्सा हैं। हम पाकिस्तान को आइन, जमहूरियत और शराफत की जानिब लेकर जाना चाहते हैं। वो मंजिल जल्दी मिले या देर से मिले, हमारा नस्बुल ऐन यही है और इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। सर, एक जानिब अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि 99% मामला तय हो गए और वो मुसलसल बैकडोर मुज़ाकरात का तासुर देते हैं, बल्कि खबर भी देते हैं कि चीज़ें चल रही हैं और काफ़ी हद तक तय हो गई हैं। और दूसरी तरफ अगर अली अमीन गंडापुर साहब की बात को मैं दुरुस्त मान लूँ तो फिर ख़त लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। क्या आपके इल्म में भी कोई ऐसी बात है? क्या अली अमीन गंडापुर साहब ठीक कह रहे हैं? देखिए, अली अमीन साहब एक सूबे के वजीर आला हैं, उनकी मुलाकातें होती हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तो जो कुछ वो कहते हैं, जो तासुर वो लेते हैं, वो अपनी जगह है। हम किसी डील के नतीजे में किसी उसूल को तोड़कर हुकूमत में नहीं आएंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहे। इमरान खान बिल्कुल वाज़ेह हैं कि वो जमहूरियत की बुनियाद पर आगे बढ़ेंगे, वो रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पर आगे बढ़ेंगे। जब तक जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी इस मुल्क में बहाल नहीं होती, हम किसी किस्म की डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इसरार करते रहेंगे कि मुल्क में शफाफियत हो, जमहूरियत हो, कानून की हुक्मरानी हो। अगर कोई ये बात मानता है और इस बुनियाद पे आगे बढ़ता है, कहते आओ तुम्हारा मैंडेट तुम्हें वापस करते हैं या इलेक्शन कराते हैं जो शफाफ हों, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं नहीं समझता कोई और बात हो सकती है। आखिरी सवाल सर, ये बताइए कि आपको बतौर वकील इमरान खान की रिहाई कितने अरसे में नजर आ रही है? देखिए, ये फिर मामला ऐसा है कि अगर आइन और कानून के मुताबिक चलें तो चंद हफ्तों की बात है। कोई मुकदमा उनके खिलाफ ऐसा नहीं है जो अदालत में 2-4 पेशियों में तहलील ना हो जाए।
तो ये तो बात आइन और कानून की है, लेकिन बात अगर जबर के करीनों की करें, जबर के निज़ाम की करें, तो 200 मुकदमात हैं इस वक्त। ना पुलिस ना अदालत आइन और कानून के मुताबिक चलती है, एक के बाद दूसरी गिरफ्तारी डाली जाती है, एक के बाद दूसरी लग़्व FIR काटी जाती है। तो किसी को भी जेल में रखना एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुमकिन है, लेकिन हम समझते हैं कि अवाम की आवाज़ जो है, और दुनिया भी अब देख रही है इस तमाम अमल को कि पाकिस्तान में क्या खिलवाड़ हो रहा है, इस सब कुछ के होते हुए ये बहुत देर नहीं चलेगा ये निज़ाम। हमें जमहूरियत को, कानून को, शराफत को मौका देना होगा, और मुझे अगले ये चंद महीनों में होता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राय साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और बहुत सारे केसेस में इमरान खान के वकील भी हैं। सलमान राजा साहब ये समझते हैं कि जो नए जजेस आज जिनके नामों की मंजूरी हुई है लाहौर हाई कोर्ट के लिए, इनमें से कई लोग बहुत काबिल वकील भी हैं और बहुत काबिल जज होंगे। वो समझते हैं कि अब, और वो उनका ख्याल यह है कि वो बड़ी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और साथ ही साथ वो ये भी समझते हैं कि मुख्तलिफ अदालतों से जो लोग ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, आइन के मुताबिक उनको नया हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सलमान राय साहब की राय है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज देखिए दो ही मामलात हैं। अभी इससे मैं सलमान राय साहब से भी बात कर रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी आज जुडिशल कमीशन ने दी है। अब ये जुडिशल कमीशन का इजलास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर एक डिबेट है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि इस इजलास के होने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद यही जुडिशल कमीशन है। लेकिन कुछ जजेस ने खत लिख रखा है कि जब तक 26वीं तरमीम डिसाइड ना हो जाए तब तक ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल इसके अलावा जो दूसरा सियासी मौजू चल रहा है वो है कि एक अलायंस बन रहा है, एक ग्रैंड अलायंस, ऑपोजिशन का अलायंस, जो कि अब कह रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, फ्रेश इलेक्शंस। ये हुकूमत मैंडेट नहीं रखती, ये हुकूमत मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। अब इसमें अब तहरीक इंसाफ के लिए के साथ हम आवाज हो गए हैं, मौलाना फजल रहमान भी, शाहिद खाकान अब्बासी भी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी, दीगर सियासी जमातें भी। अब ये आवाज कितनी मुअस्सर है, कितनी बड़ी हो गई है और कितनी नतीजा खेज हो सकती है, इस पर हम जरूर गुफ्तगू कर सकते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में शेजा मनसब साहिबा मौजूद हैं, नून लीग की रहनुमा, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ शौकत यूसुफ जई साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया शौकत साहब, खुशामदीद। और जहांगीर जदून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं जो जजेस के आज लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के नामों की मंजूरी वाला मामला है उस पर थोड़ा बाद में आता हूँ, लेकिन पहले शौकत यूसुफ जई साहब, मैं आपको जरा ख्वाजा आसिफ साहब को सुनवाना चाहता हूँ। समझते हैं कि ये जो आप अलायंस बना रहे हैं इससे कुछ नहीं होने वाला, और ये बिल्कुल इन नेचुरल सा अलायंस है, ऑनेस्ट नहीं हो सकता ये इत्तेहाद। तो आप क्या बनाते फिर रहे हैं इत्तेहाद शौकत साहब? आप ये देखें कि जरदारी और नवाज शरीफ एक साथ बैठ गए, ये नेचुरल इत्तेहाद है, ये किस खुशफहमी में है? देखिए एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ बनने जा रहा है। जो हुकूमत इस वक्त कर रही है, इन्होंने तो सारा सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया, पूरा सिस्टम अदलिया को उड़ा के रख दिया। पहले हम कौन से इंटरनेशनल उसमें आप चल के देख लें, हमारा क्या पोजीशन थी अदालती, और अब क्या होकर रह गई है। मतलब ये कि ये हर वो चीज़ जो जिससे ये समझते हैं कि PTI को क्रश किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, वो चीज़ें, ऐसे कोई कवानीन बनते हैं? कवानीन तो आवाम के लिए होते हैं, आवाम के मफाद में होते हैं, आवाम के मफाद को देख कर कवानीन बनाए जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम उठा के देखें सिर्फ PTI को क्रश करने के लिए। उसके अलावा जो P का कानून आया, आप ये देखें ज़रा कि PTI को कंट्रोल करने के लिए सबको कंट्रोल करो जी। जो बेचारे अपने लिए व्लॉग करके जो पैसे कमाते हैं, नौजवान लड़के हैं, उनका PTI से भी शायद कोई ताल्लुक ना हो, साफ ही हैं। हुकूमत समझती है वो झूठ, वो प्रोपेगेंडा करके तो और ये को नुकसान पहुंचा के पैसे कमा रहे हैं। एक तरफ आप लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं, तो लैपटॉप खोल के क्या करेंगे? वो अपनी तस्वीरें देखेंगे या तस्वीरें बनाएंगे बड़ी बड़ी करके, क्या करेंगे? नेट तो आप छोड़ नहीं रहे हैं। तो पूरा सिस्टम कोलैप्स करने की कोशिश हो रही है। ये खौफ है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आवाम इनके साथ नहीं है, इनके पास अक्सरियत नहीं है। ये बैसाखियों पे खड़ी गवर्नमेंट फॉर्म 47 के ज़रिए, और इनका ज़मीर भी शायद इस चीज़ की इजाज़त ना देता हो, लेकिन बैठे हैं। क्या मजबूरी है इनकी? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती बिठाया गया। लतीफ़ साहब की वो तो खुल कर कह रहा है कि हम तो नहीं ले रहे थे, हमें तो ज़बरदस्ती दी गई।
तो और ज़बरदस्ती ये भी देखें कि पीपल्स पार्टी कह रही है हम हुकूमत में नहीं है लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि शायद जमहूरियत इसी नवाज शरीफ वो कहते हैं मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता ना कि दोबारा इलेक्शन में जाए। वो कहते हैं जो कुछ हो गया हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात है लेकिन चलना चाहिए। जी जी, वो तहफ़्फ़ुज़ात के साथ माशाल्लाह चल रहे हैं ना, तो ये ऐसे नहीं चल रहे हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात डंडा है, डंडे के जोर पे चल रहे हैं, ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है। ये खुशफहमी हमें भी थी किसी ज़माने में कि पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन बदकिस्मती से बीबी और भुट्टो साहब के जाने के बाद तो कोई डेमोक्रेसी नज़र नहीं आ रही है इस पार्टी के अंदर। जरदारी साहब है वो मुफाहमत के बादशाह बने हुए हैं, बस वो मुफाहमत करते जा रहे हैं, ये आगे से पीछे से रेल के डब्बे हैं, कोई बोलने की वो सलाहियत नहीं रखता है ना पीपल्स पार्टी में ना नून लीग के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें मेरे ख्याल से हमारे जो सियासी निज़ाम है उसके लिए तबाहकुन है। पार्टी के अंदर कुछ न किसी को बोलना चाहिए, अगर एक चीज़ ख़राब है तो बोलना चाहिए कि भाई ये चीज़ ख़राब है, और हम शायद इसी वजह से कुछ हमें भी नुकसानात हो रहे हैं, लेकिन बोलना चाहिए। सही है। डॉक्टर शरीफ साहब, ये क्या होगा अगर मौलाना फजल रहमान साहब आपके खिलाफ सड़कों पर निकल आते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी निकल आते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हमारे खिलाफ तो क्रैकडाउन हो जाता है, हमें तो आप दबा लेते हैं, गिरफ्तारियां कर लेते हैं, छापे मारे जाते हैं, निकलने नहीं दिया जाता, आंसू गैस चलाई जाती है, लेकिन शायद ये सारा सलूक बाकी सियासी जमातों के साथ आप ना कर सकें अगर वो एक अलायंस की सूरत में बाहर निकलेंगे। हुकूमत के लिए परेशानी की बात हो जाएगी ये क्या? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो बात यह है, इन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पीटीआई के खिलाफ है। ये इस बात का क्या मकसद है? ये एक जुडिशरी के लिए तरमीम आई है और ये चीजें वो हैं बहुत देर से चल रही थी, जो कि जिनको के इस वक्त अगर अमल में लाया गया तो इसका मतलब है ये खुद मान रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जजेस कुछ इनके साथ थे और इसलिए ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई के खिलाफ है, बिकॉज अदरवाइज तो ये ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर जुडिशल उसमें कुछ तरामीम होती हैं, अगर कोई रिफॉर्म्स आते हैं तो उसकी तमाम पार्टीज को इस चीज की जरूरत है, तो अवाम के लिए रिफॉर्म्स आए ताकि अवाम जो कई कई साल जो है अपने मुकदमात के लगने के लिए बेचारे इंतजार करते रहते हैं, उनको इंतजार ना करना पड़े। जहां तक सवाल है कि ये इन्होंने जो अलायंस बनाई है और जो ये इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ 47 और ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। असल में तो ये आरपीएस ज़दा पार्टी ये है, ये 2018 के पाकिस्तान के तारीख के बदतरीन धांधली शुदा इलेक्शन के जरिए ये सिलेक्ट होके आए, आके भी इनसे काम ना हो सका। हालांकि बड़ी मशहूरी की इन्होंने 1 पेज की, बहुत खुद ये इनके लीडर कहा करते थे कि हमारा जो निज़ाम है, हमारे जो नंबर्स है, नंबर्स गेम कौन पूरी करे वो खुद बताया करते थे। जहांगीर जदून साहब, आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और इस जुडिशल कमीशन के इजलास में 9 जजेस का लाहौर हाईकोर्ट के लिए एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी हुई है, इसमें एक जो रद्दमल फौरी तौर पर आ रहा है कि जी ये सारे आजम तारड़ साहब के ग्रुप के लोग हैं, एहसन भून के ग्रुप के लोग हैं और फिर लॉ अफसरान है जिनको लगाया गया। क्या आपके ख्याल में ये एतराज दुरुस्त है? नहीं, देखें, वो ग्रुप एक अलग चीज़ है और पार्टी अलग चीज़ है। पीएमएलएन का तो इसमें कोई बंदा नहीं है कि पार्टी का कोई नहीं है, तो ग्रुप तो आपको पता है पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपना शेयर रखा हुआ है, उनके मेरे ख्याल में इसमें 2 3 4 बंदे हो गए हैं, तो उसमें तो सियासी जमातों के साथ वाबस्ता ही है ना जी। अब एक ग्रुप की एक सियासी जमात के साथ वाबस्तगी है, दूसरी जमात दूसरे ग्रुप की दूसरी जमात के साथ वाबस्तगी है। तो उस ग्रुप हामिद खान ग्रुप का कोई लगेगा तो पीटीआई का लगेगा ना सर? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अहमद खान ग्रुप देखें, अहमद खान ये बिल्कुल पीटीआई की पॉलिटिक्स नहीं करते, वो बाज़ बात बिल्कुल पीटीआई से उनका स्टांस डिफरेंस होता है। बाहर की पॉलिटिक्स को आप बिल्कुल प्योरली पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिक्स जो है पार्टी की उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। बाहर में देखें ना, बाज़ बात पीटीआई वाले भी एक दूसरे कैंडिडेट को वोट कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में भी, हाई कोर्ट के इलेक्शन में भी। ये कोई बिल्कुल मतलब है स्टेटली कोई ये नहीं है कि एक पार्टी के बेस पे कोई इलेक्शन बाहर में जीतता है। तो बाहर की पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ऑब्वियसली आजकल जो एक ग्रुप है वो गवर्नमेंट में, इसमें तो आप इनकार नहीं कर सकते कोई भी कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, एक ग्रुप जो है अपोजिशन को। सही है। तो सर इसमें अब आप समझते हैं कि बिल्कुल मेरिट पे ये सारे नाम आए हैं और मेरिट पर तकर्रुर हुआ है? नहीं, मेरिट तो खत्म हो गया है ना। 26वीं आईन तरमीम के बाद किस चीज का मेरिट है? आप किसको मेरिट कह रहे हैं?
मेरिट का तो जब आइन का ये आपने हुलिया बिगाड़ दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इंडिपेंडेंस जुडिशरी है वो खत्म हो चुकी है। और अभी जो भी गवर्नमेंट आएगी पीटीआई वालों को भी ये भी अभी कहते हैं खत्म कर देंगे, लेकिन ऑनेस्टली आप रिकॉर्ड पे ले लें ये नहीं खत्म करेंगे। ये तो जो भी गवर्नमेंट इक़्तिदार में आएगी उसकी फेवर में आई तरमीम, तो वो तो कभी भी गवर्नमेंट कोई नहीं चाहती, वो तो गवर्नमेंट हर एक चाहती है कि उसको डिस्टेबलाइज नहीं किया जाए, उसकी जो पावर है वो जुडिशरी पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का टच स्टोन है या मेरिट को उस पर ना परखा जाए। वो तो गवर्नमेंट हर बंदा जो है जो भी गवर्नमेंट में आता है वो अपनी मर्जी से गवर्नमेंट चलाता है। भाई जो आईनी अदालतें होती हैं उनका क्या काम होता है, वो रेट किसको इशू करते हैं, वो स्टेट को रेट इशू करते हैं। रेट होती है जो है फेडरेशन के, प्राइवेट बंदे के खिलाफ तो रेट इशू नहीं हो सकती ना, प्राइवेट बंदा अपना लिटिगेशन तो रेट में नहीं लेके जा सकता। वो होती जो है वो गवर्नमेंट के जितने भी मतलब गवर्नमेंट को होती है, फेडरेशन को रेट इशू होती है कि आप जो भी फंडामेंटल राइट जो है कोई भी डिपार्टमेंट डिनाई करता है सिटीजन का, उसके अगेंस्ट रेट होती है। तो गवर्नमेंट चाहती है हम जो काम करें, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, जिस पार्टी की भी, हमें कोई अदालत ना पूछे क्या कर रहे हैं, अगर पूछे भी तो हमारी कोई उस तरह डिस्टेबलाइज ना कर दे। तो वो मकसद अभी इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल सही है, इनका भी पूरा हो रहा है। जो आइंदा गवर्नमेंट आएगी ये आप जद्दू साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अब जो मौजूदा जुडिशियल कमीशन बन गया है, आप ये कहते हैं अगर कोई भी इसके बाद हुकूमत आएगी वो उसको तब्दील नहीं करेगी क्योंकि ये उसको फेवर कर रहा होगा, उसको जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल करने का एक मौका फराहम कर रहा होगा। क्या ये बात जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने नहीं सोची? इस पे बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शहज़ाद साहिबा, ये जो अभी जदून साहब बात कर रहे थे, क्या मौजूदा हुकूमत ने ये जुडिशियल कमीशन बनाते हुए इस तरमीम में ये सोचा कि आज अगर मौजूदा हुकूमत को मौका फराहम कर रहा है कि वो अपनी मर्जी के जजेस लगा सके, तो कल जो भी हुकूमत आएगी उसके पास भी इसी जुडिशियल कमीशन के तहत यही अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपनी मर्जी के जजेस लगाए, आपके खिलाफ जो उस वक्त की अपोजिशन होगी उसके खिलाफ मुकदमात बनाए और अपने जजेस से फिर उनका ट्रायल कराए और उनको सजाएं दिलवाए। तो ये जो आज आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये कल को आपके खिलाफ या किसी भी और सियासी जमात के खिलाफ भी तो इस्तेमाल हो सकता है। क्या ये सोचा गया आज? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ये इस तरमीम का मकसद नहीं है। जो एक अनफॉर्चुनेट चीज हमारे मुल्क में हुई वो हुई जुडिशियल ओवररीच। आपने देखा कि बहुत सारे ऐसी चीजें आई, बहुत सारे ऐसे फैसले आए जो कि आइन की तशरीह नहीं थी, आइन को रीराइट करना क्या था, चाहे वो 63A वाला फैसला हो, चाहे और भी ऐसे फैसले थे जिसमें कि आइन को रीराइट किया जा रहा था अपनी मर्जी से, और फिर कहा जा रहा था कि जी हम तो जस्टिस दे रहे हैं। कंप्लीट जस्टिस देने के लिए लोगों को बुला बुला के, जो फरीक भी नहीं थे उनको बुला बुला के कहा जाता था कि आए और आप ये अपना हक ले, आप बेशक इस मुकदमे का हिस्सा भी नहीं है फिर भी आप आए। तो इस किस्म की चीजें जो इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। एक तमाम जो भी सतून है हुकूमत के, उनमें एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी था। इस चीज के लिए ये तरमीम लाई गई है ताकि एक बैलेंस हो, बैलेंस क्रिएट हो। मैं नहीं समझती कि इसमें कोई मर्जी के जजेस लगाना या मर्जी के जजेस को ना लगाना, तमाम जुडिशरी जो है वो उससे एक ओथ लिया होता है और उस ओथ के तहत वो काम कर रही होती है। जो अनफॉर्चुनेट चीजें हमारे यहाँ होती रही और सियासी इंतकाम लिए जाते रहे, उसको बैलेंस करने के लिए ये तरमीम लाई गई है। तो मैं नहीं समझती कि कोई भी ऐसी चीज होगी या इस वक्त हो रही है कि अपनी मर्जी से काम किए जा रहे हैं या सियासी इंतकाम। अगर आपकी बात ये डॉक्टर साहब मान भी ली जाए कि इसमें आपकी इंटेंशन ये नहीं थी कि आप अपनी मर्जी के जजेस लगाएं, तो भी ये जुडिशियल कमीशन इस तरह का तो बन गया है कि अगर कोई चाहे तो वो अपनी मर्जी के जजेस लगा सकता है। आज आप नहीं लगाएंगे, कल हो सकता है तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए तो फिर इस जुडिशियल कमीशन में उनको अक्सरियत हासिल होगी और वो अपनी मर्जी के जजेस लगा सकते हैं। तो फिर तो ये कमजोरी है, ये लुकुना है। आप आज मेरिट पे जजेस लगा देंगे, कल को तहरीक इंसाफ आएगी इसी जुडिशियल कमीशन के तहत अपनी मर्जी के जजेस लगाएगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव की तादाद हुकूमत की ज्यादा होगी हमेशा जुडिशियल कमीशन में। फिर तो ये कमजोरी है। देखिए, ये मैं नहीं समझती कि ये कोई कमजोरी है या कोई भी जमात कल आएगी या परसों आएगी, ये और फ्यूचर की बातें हैं। इस वक्त मेरिट पे ही जजेस लग रहे हैं और मैं समझती हूँ कि आइंदा 1-2 साल के अंदर जब मेरिट के ऊपर ये चीजें होंगी और एक निज़ाम जो है वो स्टेबल हो जाएगा और एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो उसके बाद उसके साथ इस किस्म की चीजें करना मुश्किल हो जाएगा। और लोगों को या कुछ जजेस जो ये समझते थे कि हम पार्टीज बन जाएं या पार्टीज को हम जो है फेवर करें, वो चीजें खत्म हो जाएंगी वक्त के साथ। सही है। वैसे शौकत साहब, अगर आपकी हुकूमत आती है
आप इस जुडिशियल कमीशन को इसकी तश्कील को या इसके स्ट्रक्चर को तब्दील करेंगे, आप कहेंगे नहीं यार चलने दो, आप हमारे फायदे में है, ठीक है? नहीं, हम तो अभी भी चाहते हैं कि इसको चेंज कर दिया जाए, क्योंकि देखिए नहीं, आप तो चाहते, अभी तो चाहते हैं, आज तो चाहते हैं, लेकिन हुकूमत आएगी तो फिर इस तरह नहीं है। देखिए पूरी दुनिया हंस रही है हमारे जो अदालती निज़ाम है ना, इसके ऊपर तो पूरी दुनिया। आप कहे ना कि जब आपकी हुकूमत आएगी आप तब्दील करेंगे, ताकि मैं आपका बयान रिकॉर्ड करके रखूं। तब्दील तो करेंगे, क्यों नहीं, हम तो इसको खत्म करेंगे। ये इसने तो देखे ना पूरे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया निजाम का। कहाँ है वो 73 का आइन जिसपे बड़े ये दावे कर रहे हैं ना? आप चाहेंगे कि ये इख्तियार जो आपकी हुकूमत के हाथ में होगा फ्यूचर में, वो आपके हाथ से चला जाए? नहीं, देखिए इससे कोई हुकूमत नहीं चाहती है। देखिए हुकूमत बनती है अवामी ताकत से, जिनके पास अवामी ताकत होती है वो इन चीज़ों का सहारा नहीं लेते हैं। ये उन लोगों हमेशा याद रखें कि आपने जब भी मार्शल लॉ निज़ाम कायम किया है ना, तो ये जो पाकिस्तान के मफाद में और पता नहीं वो कौन सा लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है उसके तहत सबको माफ़ी मिल जाती है। ये क्यों? इसलिए कि वो अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं ना। देखिए जमहूरी निज़ाम में मर्जी के फैसले नहीं होते, जमहूरी निज़ाम में हमेशा पार्लियामेंट फैसले करती है। आज इमरान खान ख़त पार्लियामेंट को क्यों नहीं लिख रहा है? इसलिए कि उस पार्लियामेंट में बैठ के हमने देख लिया, उन टीम के साथ बैठ के भी हमने देख लिया जो मुज़ाकरात कर रही थी, कि वो सिर्फ चाय नाश्ता है, इसके अलावा उनके पास और कोई इख्तियार नहीं था। कि बार बार हम कहते रहे कि जो हमारी टीम मिलना चाहती है खान साहब के, 11 दिन बाद मुलाकात, वो भी अपने तौर पे मिले। तो कहने का मकसद ये कि इनके पास इख्तियार है नहीं। अब ये खौफ के आलम में जहाँ इनका हाथ लगता है कि यार ऐसा ना हो कि यहाँ से टांग खींचते, ऐसा ना हो कि वहाँ से गिरा दें। अब जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, इससे तो इनकी सांसें बंद हो रही हैं। इसलिए कि ये इनको लगता था कि शायद मौलाना साहब, आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे मौलाना से? वैसे नहीं, हम मौलाना से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। मौलाना के पास क्या ऑप्शन है? मौलाना साहब के पास भी तो ऑप्शन नहीं है ना। देखिए है तो अपोजिशन में, तो अपोजिशन में है और रहकर तो फिर ग्रैंड अलायंस तो अपोजिशन का ही बन रहा है ना। जब तक जितनी मजबूत अपोजिशन होगी इतना टफ टाइम गवर्नमेंट को दे सकेगी। और हमारे साथ तो वैसे ही इनका सोतेले वाला सलूक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये लोग आने से एक तो जो मुशावरत होगी उस मुशावरत के साथ आगे जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी धक्का होगा हुकूमत का। ये नहीं टिक सकती है। ये तो देखिए ना, आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर अदालतों का हाल ये हो रहा है और अदालतों में अपनी मर्जी के जजेस लगाए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इससे घबराने की बात नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान के हवाले से ट्वीट किया है, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो अदालतों से थोड़ी रिहा होते हैं। और नेल्सन मंडेला की उन्होंने मिसाल दी कि अदालतों ने उन्हें थोड़ी छोड़ा था। फिर अवामी ताकत आप कहां से लाएंगे? वो तो आपने करके देख लिया है ऑलरेडी, आपने अवामी ताकत से एहतजाज। देखें ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि लोग जो है ना सिलेक्शन हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। दून साहब, अब दो चीजें बहस चल रही है। एक तो ये है कि अभी सलमान राजा साहब थे हमारे साथ, वो कहते हैं कि जी अगर आर्टिकल 200 को देखें तो हल्फ लेने की जरूरत नहीं है जो ट्रांसफर होकर जा जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बहस तलब मामला है। तो आपके ख्याल में ये नया हल्फ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस का? नहीं, देखिए अभी इसमें ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस आया है कि जो जज अगर नया हलफ हो तो कोई जज आएगा नहीं, क्योंकि जज की कंसेंट शामिल है। ये उनको बताया गया होगा कि आपकी सीनियरिटी इंटेक्ट रखेंगे तभी वो आए। देखें ना, एक अगर जज जो है वो सीनियर है, उसको कहते हैं दूसरी कोर्ट में चला जाए, आप सबसे आखिर में होंगे तो कौन सा जज आएगा? तो कोई जज नहीं आएगा। तो इन्होंने जो लाए जज थी, इनसे शायद इन्होंने कहा होगा कि हलफ की जरूरत नहीं है तो आप आ जाएं। अदरवाइज तो देखें ना, आप जब किसी दूसरी कोर्ट में जाते हैं तो वैसे जो हलफ होता है तो उसमें लिखा हुआ है कि आई बीइंग द जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट, जो भी होता है वो उसमें आगे फिल इन द जो ब्लैंक्स करना पड़ता है कौन सी कोर्ट का। अब इनको वहाँ पे ट्रांसफर किया गया है, बाकी जजों की सीनियरिटी जो है वो इफेक्ट हो गई है, तो जज हो सकता है फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में जाए और उसका फैसला आप सुप्रीम कोर्ट करेगी। नहीं, मगर आप क्या कह रहे हैं सर कि अगर कोई उसे बताया जाए कि दूसरी अदालत में जाके उसका आखिरी नंबर लगेगा तो फिर कौन सा जज जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन वहां पर भी तो उनका 15वां ही नंबर था ना सर, वहां कौन सा कोई दूसरे नंबर से उठा के वो 10वें पे जा रहे थे? नहीं, वहां पे स्ट्रेंथ भी देखे ना लाहौर में कितनी है। लाहौर की स्ट्रेंथ देखे ना, 60 जजेस में अगर 15वां नंबर है आपका, तो आप कितने मतलब पीछे आप कितने बंदे बचते हैं? तो इधर तो आपका टोटल स्ट्रेंथ ही 10-12 जज है। खैर हाँ जी, तो वो दोनों स्ट्रेंथ लाहौर में बहुत ज्यादा है, तो उस पे 15वें नंबर पे भी मतलब है आपका चांस होता है कि आप 1-2 साल में आगे चीफ जस्टिस तक पहुंच सकते हैं। तो इधर तो आपको पता है ना उनका। चलिए मैं वन लास्ट कमेंट, अगर डॉक्टर राइट, मैं डॉक्टर साहबा वन लास्ट कमेंट मैं ले लूं आपसे। अभी शौकत यूसुफ साहब ने कहा कि आपकी हवाइयां उड़ी हुई हैं हमारा ग्रैंड अलायंस देख के। एक मिनट आप 1 मिनट में जी जदून साहब कह लीजिए।
मैं वो आपने कहा था ना, आप डॉक्टर साहब बिल्कुल इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई थी पिछले इलेक्शन में, और इनके जो अगेंस्ट वो वजीर दाखिला बने थे उन्होंने इंतहाई किस्म की इनके साथ इलेक्शन में ज्यादती की थी। मैं क्योंकि इनका वकील था तो मैंने सारा केस पढ़ा होता। अच्छा। तो टू बी ऑनेस्ट विद यू मैं बिल्कुल फेयर कमेंट्स कर रहा हूँ कि इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की थी इलेक्शन में। ठीक, चलिए जी डॉक्टर साहबा मुस्कुरा रही हैं आप, कहिए कुछ, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अभी जो इन्होंने कहा ना कि इलेक्शन चाहिए, ये वो बात ये है कि जब तक इन की हुकूमत नहीं बनती है यही कहते रहेंगे कि इलेक्शन गलत होंगे। पिछले 2022 में आपने देखा इमरान खान ने 7 के पता नहीं कितने हलकों में जाकर खुद इलेक्शन लड़के, कौम का पैसा जाया किया, टैक्स जाया किया, और फिर उन पे दोबारा से इलेक्शन हुए। इनको कोई इस चीज के साथ गर्ज नहीं है कि हम किस तरीके से कौम के पैसे को जाया कर रहे हैं। 2018 में ये आए तो तमाम जमातों को वो पता तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी ना, वो तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी और आके असेंबली में अवाम का मुतालबा था कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह जीते थे। आप देखिए कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम मईशत की बहाली करें। 2.4 आज इन्फ्लेशन हो गई है, ये कहते जाएंगे, इनके कहने से झूठ सच नहीं और सच झूठ नहीं बनेगा। देखिए आपकी मईशत तब ठीक होती जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती। आपकी एक्सपोर्ट, आपको पता है ना टेक्सटाइल सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है आपकी। सही है, चलिए 147 मिलियन पंजाब में बंद हो गई है। वक्त खत्म हो गया मेरे पास। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, शौकत साहब बहुत शुक्रिया, आपका भी जहांगीर जदून साहब शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।